अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। अफगान तालिबान का दूसरा दौर हुकूमत कल यानी 9/11 को शुरू होने जा रहा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि तालिबान की अबूरी हुकूमत के ऐलान के साथ ही खित्ते में इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां मुतहरिक हो गई हैं। अमरीकी CIA चीफ विलियम जोसेफ बर्न ने मंगल के रोज इंडिया का दौरा किया और इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत देवल और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें की, जिनमें अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की हुकूमत, दहशतगर्दी और खित्ते में सिक्योरिटी खदशात के अमूर ज़ेर बहस आए। अमेरिका ने भारत से यह भी कहा कि उसने अफगानिस्तान से जितनी बड़ी तादाद में अफगानों को निकाला है और अब वो कतर में मौजूद हैं, उनका बोझ कम करने में भारत उसकी मदद करे, क्योंकि वो उन्हें अमेरिका में आबाद नहीं कर सकते। CIA चीफ का यह खुफिया दौरा उसी रोज अमल में आया जब रूसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई यात्रोशेव भी भारत पहुंचे थे और उनका बुनियादी मकसद भी अफगानिस्तान में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था। आपके इल्म में है कि इंडिया की अफगान पॉलिसी गुज़िश्ता 20 साल से अमरीकी मफाद के तहत चल रही थी, लेकिन अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भारत को एक बार फिर शायद रूस के साथ खड़ा कर दे। दूसरी तरफ रूस में भारतीय सफ़ीर का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात जो अशरफ गनी की हुकूमत गिराने का सबब बना, उससे मुतवक्को नताइज हासिल नहीं हुए और अब अफगानिस्तान के मामले में भारत और रूस को मुश्तरका लाहेअमल अपनाने की ज़रूरत है। ये इंतहाई अहम नुक्ता है जो इस सारे अमल से सामने आता है। CIA चीफ भारतीय दौरे के बाद पाकिस्तान भी है, जहां उनकी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक विलियम बर्न को यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों से अपनी कमिटमेंट को पूरा करेगा, लेकिन अमेरिका को भी मामलात की नज़ाकत को समझना चाहिए और वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं दोहरानी चाहिए, जिससे खित्ते में मज़ीद बदअमनी पैदा हो। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के क़याम में पाकिस्तान का किरदार अहम समझा जा रहा है। DG ISI के दौरा काबुल का इस हवाले से खास जिक्र किया जाता है। अफगान हुकूमत के नामजद वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन को पाकिस्तान की चॉइस करार दिया जा रहा है, जबकि नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरदर काबुल में तालिबान के आने के वक्त ही से सदर और उसके करीब तरीन के ओहदे के लिए मौजूद तरीन शख्स करार दिए जा रहे थे। मुल्ला बरदर तकरीबन 8 साल तक पाकिस्तान की कैद में रहे और बाज़ हल्कों के नज़दीक मुल्ला बरदर उस कैद की वजह से पाकिस्तान को बतौर वज़ीर आज़म कबूल नहीं थे। तालिबान की पुष्पनाई के आलमी इल्ज़ामात के साथ अब अफगान हुकूमत की तश्कील में भी पाकिस्तान पर सवालात उठाए जाने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों तेहरान, मशहद और काबुल में पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से मुजाहरे भी करवाए गए, यानी एक जानिब दुनिया हमें थपकी दे रही है तो दूसरी तरफ धमकी देने का सामान भी पूरा कर रही है। इस सूरत हाल में भी वज़ीर आज़म इमरान खान तालिबान को तनहा छोड़ने के हक में नहीं है। हुकूमत साजी में मशावरत को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। अगर इसके नतीजे में अफगानिस्तान में अमन पैदा होता है तो पाकिस्तान में भी अमन आएगा। इस हवाले से इल्ज़ामात लगने की परवाह नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि तुर्की और कतर के इंटेलिजेंस चीफ भी गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अब अगर अफगानिस्तान के अबूरी हुकूमती ढांचे की तरफ आएँ तो 34 रुकनी अबूरी काबीना में शामिल बहुत से नाम माजी में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल थे। अगर UN की लिस्ट की बात करें तो ये तादाद 14 है। कुछ के सरों की भारी कीमत भी मुकर्रर थी, लेकिन बाद में इसे ना सिर्फ दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया गया, बल्कि अमेरिका अब इनके लिए कोऑपरेटिव और प्रोफेशनल जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह की शान है। लेकिन इसके बावजूद मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन और सिराजुद्दीन हक्कानी का अहम ओहदों पर होना अमेरिका और भारत के लिए बाइस तशवीश है। भारत को इस वजह से भी तशवीश है कि एक तो उनकी वजह से कश्मीर में आज़ादी की तहरीक में तेज़ी आ सकती है, दूसरा चूँकि उनका शुरू दिन से अफगान तालिबान से नहीं बनती थी, इसलिए उसे अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी के डूबने का ख़तरा पैदा हो गया है। अमेरिका की तशवीश की वजह यह है कि अगर अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया तो उसका खित्ते से सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। बात हो रही थी अमेरिका के मतलूब दहशतगर्दों की, तो दोहा अमन मुआहदे के दौरान दरपर्दा इन्हीं नामजद दहशतगर्दों के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा था और इन मुज़ाकरात की बुनियाद पर ही अमेरिकी फ़ौजों का इनखिला मुमकिन हुआ। तो अब इन नामों को नए सिरे से दहशतगर्दी से मंसूब करना
بھارت اور امریکہ کی نئی سازش ہو سکتی ہے، جو افغانستان میں ذلت اٹھانے کے باوجود دنیا کے سامنے اور اپنے عوام کے سامنے کامیابی کا نقاب پہننا چاہتے ہیں۔ ویورز، طالبان کابینہ میں صرف 3 کے علاوہ باقی تمام پشتون افراد ہیں، جبکہ دنیا نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی شرط ہی یہ رکھی تھی کہ اس میں تمام دھڑوں اور نسلوں کو شامل کیا جائے۔ اگر اس عالمی مطالبے کا جائزہ لیا جائے تو انتہائی احمقانہ لگتا ہے۔ ایک جیتی ہوئی قوت ہارنے والوں کو کیوں کر اقتدار میں شامل کرے گی؟ 90 کی دہائی میں جب پاکستان میں عملاً 2 پارٹی نظام تھا تو کیا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نون لیگ کو کبھی وزارت دی گئی تھی، یا نون لیگ نے کبھی ایسا کیا تھا؟ اور کیا امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت میں ریپبلکن کو عہدے دیے جاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر طالبان ایسا کیوں کریں؟ کیوں ان افراد کو شامل کر رہے ہیں جو کل تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کام کرتے تھے؟ انہیں افغانوں کی نہیں، اپنے اقتدار کی پرواہ تھی اصل میں۔ آج اگر انہیں معافی مل گئی ہے تو ان کے لیے یہی بڑی بات ہونی چاہیے۔ ناظرین، طالبان کی حکومت میں عالمی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہاں سے دہشت گردی کا ہر دم دھڑکا بھی لگا ہوا ہے۔ داعش، القاعدہ اور دیگر گروہوں کو قابو کرنے کے لیے امریکہ پہلے بھی پاکستان سے ڈرون اٹیک کے لیے ایئر بیس مانگ چکا ہے، جسے وزیر اعظم عمران خان نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سال اپریل میں جب یہ خبریں گرم تھی اور CIA چیف نے پاکستان کا خفیہ دورہ بھی کیا تھا تو امریکہ سے کہا گیا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹارگٹس پر حملے کے لیے ڈرون ہمیں دیے جانے، یعنی پاکستان کو دیا جائے۔ اس وقت US کو افغانستان کے 6 ہمسایہ ممالک میں سے کسی کی ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ گلف کی ایئر بیس یا ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے افغانستان پر حملے کر سکتا ہے۔ امریکہ کو ایک اور اندیشہ یہ بھی ہے کہ چین بلگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کرے گا تاکہ انڈیا کے خلاف مضبوط پوزیشن لے سکے، اور اس مقصد کے لیے وہ پاکستان کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری طرف انڈیا اور US کے مابین ایک ایسی ڈرون ٹیکنالوجی کے فروغ پر کام ہو رہا ہے جس کے تحت ڈرونز کو ایئر کرافٹ کے ذریعے مقررہ ہدف تک پہنچایا جا سکے گا، اور حملے کے بعد اسی ایئر کرافٹ سے واپسی بھی ممکن ہوگی، یا اس ڈرون کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی دور دراز کے ٹارگٹس کے لیے کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی پر چین پہلے سے کام کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا کنکلوژن یہی ہے کہ آنے والا وقت انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو فتح کرنے کا ہے، جس میں ہائبرڈ اور 5th جنریشن وارز فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، اور اس کے لیے ریاست کے ہر شہری کو تیار رہنا ہوگا، کیونکہ اب وہ بھی ایک سپاہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔